चलो आज स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आज स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, जो हम लोग का टॉपिक है। ठीक है, यहां लिख रहा हूं एनर्जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 2 वीडियो लग जाएगा इसका 2 पार्ट लगेगा। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इससे पहले स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ पढ़ेंगे। कौन कौन सा वर्ड? क्यू पढ़ेंगे, वी पढ़ेंगे और ई पढ़ेंगे। ये 3 चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ई नहीं, हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा एच लिखते हैं। ठीक है, इस 3 के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्यू हम पहले ही बता दिया, इसको क्या होता है, ये तुम्हारा एनर्जी। ठीक है, वी क्या हो गया तुम्हारा? पोटेंशियल। क्या हो गया? पोटेंशियल। और डेल्टा एच तो तुमको पता ही है, एंथैल्पी, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं। क्या होता है ये? एंथैल्पी। ये 3 चीज होता है। ठीक है, ये 3 चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो, अब समझ लो, मैंने कोई एक चार्ज क्यू है। ठीक है, इस पे कुछ वोल्ट अप्लाई किया, कुछ वोल्ट दिया, मतलब इस पे कुछ मैंने इसका वोल्ट दिया। तो जब मैं वोल्ट दूंगा, ये चार्ज क्या होगा? ऐसे करके रोटेट करने लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने इस पे क्या किया? वोल्ट अप्लाई किया। जब मैं वोल्ट अप्लाई करूंगा तो ये चार्ज क्या होता है? घूमने लगेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे, और जब ये घूमेगा तो कुछ एनर्जी जनरेट करेगा, उस एरिया में क्या होगा? एनर्जी जनरेट होगा। तो इसलिए एनर्जी जब भी हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? क्यू वी को क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं कि नहीं? ये बताओ, क्यू वी को हम लोग क्या बोलते हैं? ई बोलते हैं कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा क्या? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? क्यू इंटू वी, ये होता है तुम्हारा एनर्जी। ठीक है, और इंथैल्पी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़े थे? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। याद करो, ये वी है, हाँ, ये वी और ये डेल्टा यू है, ये है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? इंटरनल एनर्जी। इसको क्या बोलते थे? एंथैल्पी। क्या बोलते थे इसको? लिख देता हूं यहाँ पे, ये पता ही है सब, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, और ये वर्क डन होता था हम लोग का, क्या होता था? ये वर्क डन, है ना, ये होता था वर्क डन। और ये जो होता था उसको हम लोग एंथैल्पी बोलते थे। अब इंथैल्पी हम पहले भी बता दिया, ये डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव हो सकता था, नेगेटिव हो सकता था। अब डिपेंड करता है, अगर एक्सोथर्मिक हुआ, अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ जिसमें से हीट निकलेगा, जिसमें से एनर्जी निकलेगा, तब तो ये नेगेटिव होगा। और अगर एक्सोथर्मिक बोला ना, अब एंडोथर्मिक अगर हुआ तो सिस्टम में हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है। उस सिस्टम में जो हम लोग को एनर्जी देना पड़ेगा, तो क्योंकि डेल्टा एच क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये पता ही है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कब होता है? एक्सोथर्मिक हुआ तो मतलब नेगेटिव, और एंडोथर्मिक हुआ तो मतलब पॉजिटिव। इतना हम लोग को पता है। ठीक है, और डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी होता है और ये वर्क डन होता है। जैसे मैं एक सिस्टम बताता हूं, एक बैलून लो। ठीक है, एक बैलून लिया मैंने यहां से क्या हुआ? एक टेम्परेचर दिया, मतलब कुछ एनर्जी सप्लाई किया। समझ लो टेम्परेचर मैंने दिया T1, अंदर कितना टेम्परेचर जाएगा? T2। ये T2 क्या होगा? लेस देन T1 होगा। क्यों? ये टेम्परेचर जो T2 अंदर गया, मैंने यहाँ पे एक सर्टेन टेम्परेचर दिया, ये अंदर गया बैलून के अंदर, ये टेम्परेचर हो गया T2। क्यों? ये टेम्परेचर T2 जो होगा, ये क्या होगा? लेस देन T1 होगा। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी जो होगा वो ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा। कुछ एनर्जी जो क्या होगा? ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस टेम्परेचर T2 क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा इसके मुकाबले, है ना। तो इसका, और तो ये वाला क्या हो जाएगा? जो ये एब्जॉर्ब कर लिया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्क डन ये कर लिया। और अंदर वाला टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी, जिसको यू बोलेंगे। और एब्जॉर्ब जो कर लिया उसको बोलेंगे पी इंटू डेल्टा वी। और जो टोटल एनर्जी हम लोग बाहर से दिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा एच। ठीक है, जैसे समझ लो तुमको एक काम करवाना है किसी से, तुमको क्या करवाना है? समझ लो तुमको किसी से आधार कार्ड बनवाना है। सीधा सा बात है, तुमको किसी से क्या करना है? आधार कार्ड बनवाना है। अगर तुम डायरेक्टली जाते हो, अगर तुम बिना किसी एजेंट के इन्वॉल्व हुए डायरेक्टली जाते हो, तो तुमको समझ लो लगेगा कितना? 500 रुपया। ठीक है, अगर तुम किसी एजेंट के थ्रू जाते हो, अगर तुम किसी एजेंट के थ्रू जाते हो तो क्या होता है? 500 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। जो बनने का चार्जेस होता है वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस वो एजेंट भी तो 200 रुपया लेगा। एजेंट भी तो कुछ अपना मुनाफा लेगा। तो तुम्हारा कितना खर्चा हुआ? तुम्हारा ओवरऑल कितना खर्चा हुआ? 700 रुपया। और यहाँ पे तुम्हारा कितना खर्चा हो रहा था? 500, क्योंकि तुम डायरेक्टली जा रहे थे तो कोई बीच में एजेंट नहीं था। तो यहाँ पे तुम्हारा जो 500 तुम दिए डायरेक्टली, 500 ही खर्चा हुआ। लेकिन यहाँ पे जब तुम किसी एजेंट के थ्रू जाओगे तो वो 500 तुम्हारा आधार कार्ड बनाने का चार्जेस है, 200 रुपया एजेंट लेगा, और तुम्हारा कितना टोटल खर्चा हो गया? 700। तो इस, ये जो टोटल खर्चा तुम्हारा हो गया, इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा एच। तुम कितना पैसा खर्च किया, कितना एनर्जी तुम टोटल दिया, बनाने का कितना लगा? 500, मतलब वो हो गया तुम्हारा इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। ठीक है, और ये जो 200 हो गया, ये क्या हो गया? ये वो एजेंट लिया,
तो वो एजेंट के लिए क्या होगा, ये वर्क डन होगा, P इंटू डेल्टा वी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन। ठीक है, समझ में आया? वही वाला चीज यहाँ पे इसके थ्रू समझाया हूँ। ठीक है, इसके थ्रू भी समझाया, लेकिन इसके थ्रू ज्यादा बेटर समझ में आया होगा, क्योंकि हम लोग के डे टू डे लाइफ में होता है। जैसे कोई तुम फॉर्म भरा है, डायरेक्ट फॉर्म भराओ या कैफे वाला से फॉर्म भरवाओ, तो कैफे वाला भी अपना चार्जेस लेता है कि नहीं, वही वाला चीज होता है। या तुम अपना डायरेक्ट मोबाइल से फॉर्म भर लो, तो तुमको जितना एडमिशन या जितना फॉर्म का वो एग्जाम टेस्ट जो होता है, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, फीस होगा, उतना ही लिया जाता है। जैसे 1500 हुआ तो 1500 देना, अगर तुम यही कैफे में भरोगे तो 1500 भी देना पड़ता है, प्लस अगर नेट बैंकिंग करोगे तो उसका भी एक्स्ट्रा लगता है, प्लस कैफे का 1 घंटा का जो तुम नेट यूज किया उसका भी लगेगा, प्लस वो आदमी पेमेंट किया उसका भी पैसा लेगा, तो 200-300 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। वही वाला सेम सिस्टम है, वैसे ही इसी को बोलते हैं डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट, कैसे टेम्परेचर दिया, अंदर टेम्परेचर, ये वर्क, ये कुछ, अब ये गैस एब्जॉर्ब, समझ लो ये कुछ एनर्जी जो अंदर गया ये कुछ एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या होगा, अब ये बैलून फुल भी सकता है, मतलब एक्सपैंड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो वो जो वर्क डन होगा, एक्सपेंशन हो या क्या कॉन्ट्रैक्शन हो, उसी को तो वर्क डन बोलते हैं, उसी को तो वर्क डन बोलते हैं। समझ में आया? ये डेल्टा एच हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा अंदर वाला डेल्टा यू हो गया, और जो तुम्हारा वर्क डन होगा, एक्सपेंशन हो या कॉन्ट्रैक्शन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन, पी इंटू डेल्टा वी। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो अब हम लोग को ये समझना जरूरी था, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिटा दे रहा हूं ये, चलो। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलता क्या है, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, द मिनिमम, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाँ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, इजेक्ट मतलब क्या, रिमूव करना, इजेक्ट मतलब क्या हो गया, रिमूव एन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, to eject an outermost electron, the minimum amount of energy required to eject an outermost electron। ठीक है, क्या, from its gaseous state, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो अब पढ़ो, एक एक लाइन का मतलब समझो। सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आया द मिनिमम अमाउंट, ये वाला वर्ड समझेंगे। रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही क्यों रिमूव होता है वो समझेंगे, और ये गैसियस स्टेट से ही क्यों होता है ये वाला समझेंगे। तीनों को एक एक चीज समझेंगे। सबसे पहले तो देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है, ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो अंदर की तरफ भी तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, बाहर की तरफ भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये वाला प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखेगा, ठीक है, क्योंकि बगल में है, अंदर की तरफ है, न्यूक्लियस के बगल में है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़ के रखेगा। तो इसको निकालना तो मुश्किल है, लेकिन इसके और इसके बीच में तो उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा जितना इसके इसके बीच में होगा, तो इसको निकालना फिर भी ईजी है। इसको निकालना अगर हम थोड़ा सा भी हीट दे दे या एनर्जी दे दे, तो क्या होगा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो ये वाला निकलेगा, है ना, सीधा सा बात है। तो इसीलिए बोला गया है इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अंदर वाला नहीं बोला, इनर कोर वाला नहीं बोला, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोला, क्योंकि इसको इजेक्ट करना इजी होगा, इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब समझ लो, इसको इजेक्ट कराने के लिए एक एक एटम ले लो या एक मेटल ले लो, कुछ भी ले लो, उसको 100 किलो जूल चाहिए इजेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो वो तो 200 में भी इजेक्ट होगा, मतलब मिनिमम टेम्परेचर इतना चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, इतना चाहिए, तब जाके वो निकलेगा। तो 200 में भी निकलेगा, जब 100 में निकलेगा तो 200 में भी तो निकलेगा, 400 में भी निकलेगा, है ना, निकलेगा। तो जब 100 में निकल रहा है तो 200 में तो ऑब्वियसली निकलेगा, 400 में और अच्छे से निकलेगा। लेकिन सब इसमें इन तीनों में कौन सा आंसर चूज करेंगे, क्वेश्चन में बोला, आंसर में डेफिनेशन में क्या बोला, द मिनिमम अमाउंट, मतलब हम लोग को यह आंसर चूज करना है कि इस टेम्परेचर पे वो निकल जाएगा। इस पे तो वो आराम से निकलेगा, लेकिन हम लोग को मिनिमम वाला चूज करना है, मैक्सिमम वाला चूज नहीं करना। तो ये वाला टेम्परेचर हम लोग चूज करेंगे कि 100 किलो जूल में उस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, उसको इतना चाहिए एनर्जी की, वो इतना जूल एनर्जी चाहिए या किलो जूल एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। जैसे एक 2 इलेक्ट्रोड ले लिया मैं,
ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड को मैं एक ट्यूब के अंदर रख दिया, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया मैं ऐसे बैटरी से, और यहाँ पे लगा दिया एम मीटर जिसमें करंट का रीडिंग होता है, हाँ या ना। यहाँ पे मैंने अभी कोई वोल्ट सप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे कोई आयंस मिलेंगे, यहाँ पे कोई तुमको वो मिलेगा, मेटल कोई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, नहीं करेगा, कोई करंट नहीं जनरेट होगा। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे एक वोल्ट अप्लाई कर दिया, 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया, 2 वोल्ट अप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या, मैं वोल्टेज सप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से जो मेटल होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट, क्योंकि मैं एनर्जी दे रहा हूँ सिस्टम में, तो जब मैं एनर्जी सिस्टम में दूंगा तो यहाँ से क्या होगा, जो मेटल होगा या जो भी होगा एटम, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, जो भी एटम होगा वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रो एनर्जी जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, इस एमीटर में तुमको करंट का रीडिंग दिखा देगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हो रहा है, और परे हो ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो के वजह से ही करंट जनरेट होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा और इस एमीटर में तुमको करंट दिखाने लगेगा, कब, जब मैंने 1 वोल्ट एनर्जी उसमें सप्लाई किया, तो यहाँ पे एनर्जी जनरेट होगा, है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है, वही वाला कॉन्सेप्ट है। इसलिए क्या बोलते हैं, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो मैं बताया था, क्या बताया था, Q इंटू, मतलब ये चार्ज हो गया, इंटू आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम लोग V से बोलते हैं, यही वाला होता है, ठीक है, ये वाला होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी और डेल्टा एच का क्या होता है, रिलेशन भी होता है, ये जो डेल्टा एच दिख रहा है ना, इस दोनों का क्या होता है, एक रिलेशन भी होता है, जो तुमको बताना है मेरे को, पर यहाँ पे नहीं। ये समझ में आया क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, वोल्ट दोगे तभी तो इसमें एनर्जी जनरेट होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, तभी तो करंट आएगा उसमें, ठीक है, तो और वो करंट का रीडिंग हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेकिन हम लोग को कितना लेना है, मिनिमम अमाउंट लेना है, मिनिमम अमाउंट, जैसे इसमें 100 है, 200 है, 400 है, तो कितना लेंगे, इसमें 100 लेंगे, मिनिमम अमाउंट लेना है, लेने को तो 200 400 भी लेंगे और एनर्जी जनरेट होगा, लेकिन हम लोग को मिनिमम चूज करना होता है आयोनाइजेशन में, कि कितना में वो इजेक्ट कर जाएगा। अब यही मैं समझ लो, एक एटम को 100 किलो जूल चाहिए इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, और मैंने दे दिया 98, क्या ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं होगा, 100 ही एकमात्र ऐसा है जहां पे उसका इजेक्शन होगा, उस इलेक्ट्रॉन का उस एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उसके बाद वाला तो होगा ही होगा, लेकिन हम लोग को मिनिमम लेना, तो हम लोग 100 कंसीडर करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था मिनिमम अमाउंट। और ये गैसियस स्टेट बचा ना, बताऊंगा, इसका रिलेशन कर लेना, रिलेशन बता दे रहा हूं, कर लो। यहाँ जगह है, हो जाएगा, ठीक है, यहाँ जगह है, हाँ, तो डेल्टा एच क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस 5/2 RT, ये होता है डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये रिलेशन होता है आयोनाइजेशन एनर्जी और डेल्टा एच के बीच में, ठीक है, और ये तो मैं बता ही दिया, वो ये सेम है, वो जो मैं ऊपर लिखा था E इक्वल टू QV, वही लिखा हूं, और कुछ नहीं, देख लो। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि मेरे को ये गैसियस स्टेट वाला समझाना है। चलो अब लास्ट पार्ट, इसमें ये गैसियस स्टेट से क्यों निकला, देखो, जब भी हम लोग Na सॉलिड लेते हैं, ये 8-9 में पढ़े हो, Na सॉलिड को जब हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, Na गैस में कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, है ना, सब्लिमेशन एनर्जी होता है ना, जिसमें क्या होता है, सॉलिड को गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं विदाउट इन्वॉल्विंग द लिक्विड फेज, या विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड फेज, हम लोग सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस में उसको कब लेके जाते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी, उसी को तो बोलते हैं सब्लिमेशन करना, मतलब क्या, सॉलिड से गैसियस में ले जाते हैं, फिर यहां से क्या करते हैं, इसको आयंस में तोड़ते हैं, तो Na प्लस गैसियस में टूटता है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, IE, ये पता है, ऐसे ही करते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि सॉलिड से डायरेक्टली हम लोग इसको इसमें तोड़ देंगे, डायरेक्टली नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जब भी तुम सॉलिड को हीट दोगे या एनर्जी दोगे, तो पहले वो किस में कन्वर्ट होगा, वो अपना स्टेट चेंज करता है, सॉलिड से गैस में जाएगा, फिर गैस से यहाँ पे अब ये गैस में आ गया, इसमें क्या है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के एकदम बगल बगल में, तो बहुत एनर्जी चाहिए होगा, तब जाके ये अपना आयंस छोड़ेगा, तो पहले जब इसको हीट करोगे तो पहले ये इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है, अब इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर है, तो ये मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, इसमें मिनिमम एनर्जी भी दोगे ना, तो आराम से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर लेगा, तो यहां से देखा जाता है, यहां से देखा नहीं जाता है, यहां से देखा जाता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसलिए यहां से देखा जाएगा, इसलिए बोला है फ्रॉम इट्स गैसियस एटम, फ्रॉम इट्स यहां से मत देखना, क्योंकि यहां से करने के लिए पहले इसका आंसर होगा सब्लिमेशन SUB प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दोनों मिलाएंगे तब जाके यहाँ से यहाँ कन्वर्ट होगा, लेकिन हम लोग को देखना है यहाँ से, क्योंकि हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी पे डील कर रहे हैं,
समझ में आया? इसीलिए फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट बोला। देखो गैसियस स्टेट में है, वहां से निकला एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब समझ में आया ये वाला डेफिनेशन? अब हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मैं मिटा दे रहा हूं, हाँ ठीक है, कॉपी कर लेना। IE सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? जैसे मैं ए गैसियस लेता हूं, इससे मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन निकालता हूं। अगर ए गैसियस से मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा, तो क्या बनेगा, ए प्लस बनेगा। ये भी गैसियस फेज में होगा, हाँ या ना? ठीक है, फिर इसमें से भी एक ए को इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं। चलो ठीक है, इसको गैसे मत दो, क्या प्रॉब्लम है। फिर क्या बनेगा, A2+ बनेगा। फिर इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन को निकालता हूं, क्या बनेगा, A3+ बनेगा, हाँ या ना? दे भी सकते हो, क्या प्रॉब्लम है, गैसेस देने में क्या प्रॉब्लम है, हाँ या ना? एक ए में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो A+ बना, फिर A+ में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो A2+ बना, फिर A2+ में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो A3+ बना। ठीक है, अब इसको मैं क्या बोलूंगा, जब भी उसके गैसियस एटम से, न्यूट्रल एटम है ना ये, इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल एटम है, गैसियस न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, ऑफ क्या, ए से निकाल रहे हो ना, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ ए होगा, तब जाके A+ बनेगा। ठीक है, अब यहां से निकाल रहे हो तो इसको क्या बोल सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ A+, और क्या बोल सकते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ए, क्योंकि यहां से निकालोगे तो फर्स्ट सेकंड, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ ए लिखा, या फिर यहां से अगर निकालोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ A+ हुआ, हाँ या ना? ठीक है, तीसरा ये वाला अगर होगा तो इसमें क्या लिख सकता हूं, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ A2+, या फिर तुम लिख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ ए, या फिर लिख सकते हो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ A+। समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? यहां से निकालोगे तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 2 दिया ऑफ A+। यहां से निकालोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ऑफ ए दिया। अगर यहां से निकालोगे जो मिनिमम है, मिनिमम तो यही हो गया, मिनिमम वाला तो यही होगा, तो वो लिखोगे आयोनाइजेशन, क्योंकि फर्स्ट एनर्जी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ A2+। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब जब तुम यहां से यहां जाते हो, यहां से यहां जाते हो, यहां से यहां जाते हो, तो तुम्हारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो इंक्रीज ही करेगा, इंक्रीजेस। अब ये मैटर नहीं करता कि थोड़ा से इंक्रीज करे या बहुत ज्यादा से इंक्रीज करे, आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। ये वर्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो 1 होगा ना, उससे बड़ा कौन होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2, उससे बड़ा कौन होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 3। ये समझाना था, डिक्रीज कभी नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा। वो छोटा से करे कि बड़ा से करे वो मैं ग्राफ से समझाऊंगा। अब देखो इसमें क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब एक न्यूट्रल एटम था, है ना, एक न्यूट्रल एटम था, उससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो अब समझो ये न्यूट्रल एटम था, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, और अंदर भी समझ लो 2 इलेक्ट्रॉन था, समझ लो। अब एक इलेक्ट्रॉन बाहर वाला क्या हो गया, निकल गया, तो इस पे क्या आ जाएगा, इस पूरे एटम पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उस पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आया? अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये वाला क्या करेगा, इसको अच्छे से पकड़ के रख लेगा, क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर की तरफ आ जाएंगे, तो ये इसको अच्छे से पकड़ के रख लेगा। एक एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ में एक एग्जांपल देता हूँ। ये माँ है, ठीक है, और समझ लो उसके 3 से 4 3 बेटे थे। ठीक है, एक माँ है और उसके 3 बेटे थे। ठीक है, एक बेटा बाहर काम करने चला गया, ठीक है, आउट ऑफ स्टेट चला गया, कहीं भी चला गया, तो वो तो दूर चला गया अपनी माँ से। ठीक है, अब बचे 2, तो ये माँ इन दोनों को जाने देगी नहीं ना, एक ऑलरेडी चला गया बाहर कहीं, तो ये इन दोनों को थोड़ी ना जाने देगी, तो इन दोनों को वो टाइटली अपने तरफ खींच लेती है। ठीक है, इन दोनों को क्या होता है, टाइटली अपने तरफ खींच लेगी, ताकि ये दोनों कहीं बाहर ना जाए, इन्हीं के साथ रहे। तो अब क्या हो गया, A+ का आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया ना, अब बहुत मुश्किल से ही इनको छोड़ेगी, तभी जाके कोई और किसी को बाहर काम लगेगा तो वो जाएगा, वरना जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वही है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है,
जब एक बाहर चल जाता है ना तो इसका साइज छोटा हो जाता है और ये दोनों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, माँ और बेटे का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। ये सिंपल सा एप्लीकेशन है जो सबके साथ होता है लाइफ में, इसीलिए ये वाला चीज समझाया। अब इसमें कैटरीना और शाहरुख वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा क्योंकि दोनों का प्यार फर्जी है, ठीक है। ये वाला प्यार सच्चा है तो इसलिए समझा दिया ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो हमेशा एक, अब वैसे ही अब और एक समझो, जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, बड़ी मुश्किल से निकाल दिया, तो क्या बन गया A2+, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2+ चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला से और तगड़ा अट्रैक्शन हो जाएगा, अब इसको तो जाने नहीं देगी, है ना, इसको तो क्या होगा, जाने नहीं देगी, तो और एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं वो चांसेस होगा कि ये भी जाएगा, लेकिन बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके वो A3+ बनता है। तो हर लेवल में क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ ही रहा है, भले ही थोड़ा से बड़े या ज्यादा से बड़े, बढ़ तो रहा है। तो इसलिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है, साइज छोटा होता है। पॉजिटिव चार्ज किसी पे आ रहा है, इसका मतलब उसका जो साइज है वो छोटा हो रहा है, डिक्रीज दे रहा हूं, हाँ, ये एरो का मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो ये समझ लो, ये प्रोटॉन है, अभी इलेक्ट्रॉन इधर था, अब ये निकल गया तो बाकी सारा इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर की तरफ आ जाते हैं, फिर एक निकल जाएगा तो और अंदर की तरफ चलाते हैं, ऐसे करके होता है, तो साइज छोटा होते रहता है। समझ में आया वाला? एक क्वेश्चन दूंगा, करो, ठीक है, चलो देख लेना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो, मिटा रहा हूं, हाँ, सोचना। जैसे मैं बोल दिया mg से mg+2 हो रहा है, ठीक है, इसके लिए 400 एनर्जी चाहिए, ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, 400 एनर्जी चाहिए। और एक मैं दे देता हूं mg+ से mg2+ हो रहा है, इसके लिए 250 एनर्जी चाहिए, हाँ या ना, इतना समझ में आया? mg से mg2+ हो रहा है, या फिर हाँ mg+ से mg2+ हो रहा है, उसके लिए 250 चाहिए। तो तुम मेरे को बताओ क्या हो रहा है mg से mg+ का, चलो ये बताओ मेरे को, mg से mg+ का बताओ। अब पॉज करके करते रहना, मैं बता दे रहा हूं। देखो पहले डायरेक्ट, पहले मैं ऐसे लिखूंगा, mg से कितना जा रहा है मेरा, mg+ जा रहा है, फिर ना जाके mg2+ जाएगा, डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा फिर उसके बाद जाएगा, तो ये है, ये पूरा, अच्छा mg+ से mg2+ कितना है, 250, हाँ या ना। mg से mg2+ कितना है, मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है, 400। सिंपल सा मैथ है ना, ये निकालना है, देख लो, mg से mg+ निकालना है, ये निकालना है, हाँ या ना। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, 1, ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, 2, ये 1 + 2 मिलके टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। मैथ्स में क्या करते थे, 2 नोन दिया हुआ है, एक अननोन दिया हुआ है, तो सॉल्व करना आता है हम लोग को, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे वैसे ही। टोटल कितना है, 400, इसको हम लोग x ले लेंगे, x प्लस कितना होगा, 250। अरे भाई ये दोनों मिला के 400 है ना, तो ये दोनों को मिला के 400 लिखे, तो यहाँ से x निकाल लो ना, 400 माइनस 250, 150, वही किलो जूल जो भी है, किलो जूल जूल जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा लिख लेना, ठीक है। अब देखो, तो ये देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 कितना आ रहा है, 150, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 कितना आ रहा है, 250, समझ में आया? तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, समझ में आया? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, पहले 150 था, अब इसमें कितना लगेगा, इसको 250 लगेगा, समझ में आया? यही वाला कॉन्सेप्ट है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ते रहेगा। जल्दी करो फिर ग्राफ से समझाना है, ठीक है, मिटा दे रहा हूं, पूरा ही मिटाऊंगा, क्वेश्चन कॉपी कर लेना, अब ग्राफ से समझाऊंगा। देखो समझो Na है, Na से क्या हुआ, Na+ हुआ, Na+ से क्या हुआ, Na2+ हुआ, ठीक है, और एक मैं ले लेता हूँ Mg ले लेता हूँ, Mg से क्या हुआ, Mg+ हुआ, Mg+ से क्या हुआ, Mg2+ हुआ, हाँ या ना, क्लियर?
ठीक है, अब देखो Na से Na प्लस इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, हाँ या ना, 11 होता है ना। यहाँ से एक गया तो कितना बचेगा 2s2 2p6, यहाँ से एक और गया आएगा 2s2 2p5, हाँ या ना। चलो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो पहला देखो, पहला तो बहुत आसानी से निकल जाएगा क्योंकि 3s से निकल रहा है एक इलेक्ट्रॉन, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। इनकम्प्लीटली फुलफिल्ड है, आराम से निकल जाएगा। तो यहां से मतलब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ, क्या हुआ फर्स्ट IE, ठीक है। और यहाँ पे हम समझ लो ये वाला यहाँ से फिर ये हुआ, अब यहाँ से यहाँ निकला ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ। तो फर्स्ट जो निकल जाएगा तो बहुत आराम से निकल जाएगा, देखो ज्यादा नहीं लगेगा, फर्स्ट तो बहुत आराम से निकल जाएगा, हाँ या ना। फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा, हाँ या ना। चलो एनर्जी देखो, फर्स्ट तो बहुत आराम से निकल जाएगा, लेकिन अब ये देखो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, नियॉन वाला कॉन्फ़िगरेशन आ गया। नोबल गैस, इनर्ट गैस, सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ये लोग। क्या ये इलेक्ट्रॉन निकालना चाहेंगे? ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्यों ये इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने आप को अनस्टेबल करेगा? तो इससे निकलेगा, लेकिन बहुत एनर्जी देना पड़ेगा। निकलेगा समझ लो इतना एनर्जी हम लोग देंगे तब जाके निकलेगा, इतना एनर्जी। पहले में इतना एनर्जी दे रहे थे, दूसरा में इतना एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके इससे इलेक्ट्रॉन निकल के ये बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। Na2+ नहीं बनता, Na+ बन के ही रुक जाता है, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या होता है +1 होता है। क्योंकि यहाँ पे इनर्ट गैस से निकलना पॉसिबल नहीं है, बहुत एनर्जी दोगे तब जाके बढ़ेगा। तो देखो कितना एनर्जी एक्स्ट्रा देना पड़ा तब जाके बढ़ा। लेकिन देखो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का समझ लो लगा 50 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे लगा तुम्हारा 350 समझ लो। तो देखो बढ़ गया ना। अब कम से बढ़े या ज्यादा से बढ़े वो मतलब नहीं है, बढ़ना चाहिए। अब इसका समझाता हूँ। जैसे इसका क्या हुआ Mg2+ लो, Mg क्या होता है बताओ, 2s2 2p6 3s2। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो 3s से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 2p6 3s1। फिर उसके बाद ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे 3s से, तो क्या हो जाएगा 2p6 2s2 दे दूं क्या? नहीं ठीक है, तो पता ही, इतना तो पता ही है, क्वांटम नंबर में सिखाया हूं। और नहीं आता तो वापस प्रैक्टिस करो, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो आना चाहिए। अब इसमें 3s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम होगा? आराम से निकाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसका भी ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ लो, समझ लो यहाँ पे तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 हुआ, और यहाँ पे तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 हुआ। ठीक है, ये समझ में? आप तो पहला तो आराम से निकल जाएगा ना, पहला तो एकदम आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहला तो आराम से निकल जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा पहला आराम से निकल जाएगा, दूसरा देखो, दूसरा निकलने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। 3s है, आराम से निकाल देगा, तो दूसरा भी जल्दी निकल गया वाह। तो पहला दो निकलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी आ गया इनर्ट गैस, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए Mg2+ सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। पर समझ लो बहुत एनर्जी दे दी हम लोग, और इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और कितना बन गया Mg3+। तो क्या हो गया, वो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उससे मतलब नहीं है, 2p5 होगा, लेकिन तुमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा देखो, खाली ये निकलना चाहेगा नहीं, पर फिर भी एनर्जी देना कितना पड़ेगा, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी दोगे तब जाके आयोनाइजेशन 3 होगा। सोचो इतना एनर्जी बढ़ गया, बाकी सब में इतना था और इतना था, और इसमें देखो एनर्जी कितना बढ़ गया, इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, वो तो मैं जगह नहीं है इसलिए बताया। तो सोचो क्या आयोनाइजेशन 3 हो पाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इसलिए Mg2+ स्टेबल होता है, Mg3+ नहीं बनता। ये वाला ही समझाना था, समझ में आया? ग्राफ के थ्रू बढ़ेगा, लेकिन कितना से बढ़ा, कम से बढ़ा या बहुत ज्यादा से बढ़ा, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट पार्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिटा के कर लेना। आ जाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग में पढ़ेंगे हम लोग पॉइंट्स। 2 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाएगा, पहले तो आएगा जेड इफेक्टिव और दूसरा आएगा सेल। पहला आएगा जेड इफेक्टिव, दूसरा आएगा सेल। जेड इफेक्टिव जब बढ़ता है, देखो सीधा सा बात है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा, अपने तरफ लाएगा, है ना। जब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो प्रोटॉन क्या करेगा, उतना ज्यादा उसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ लाएगा। ठीक है, तो तुम मेरे को बताओ ना, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
है ना, साइज तो अंदर की तरफ आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो थोड़ा अंदर की तरफ आ जाएगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। अब जो जब दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है तो उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा ना, वही बात है। सेल सेल क्या हो रहा है, सेल बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, नीचे की तरफ क्या जाता है, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, सेल बढ़ता रहता है, सेल बढ़ता रहता है, पर जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, लेकिन हम लोग क्या बोले थे, ये वाला ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो सेल बढ़ता है तो सीधा सा बात है साइज बढ़ गया, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी घट गया, सीधा सा बात है। जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है, लेकिन ये वाला ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, बताया पहले वीडियो में, देख लो। और क्या बचेगा, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो ये वाला बताऊंगा, इसलिए ब्लैक से लिख ले रहा हूं, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर। ये जो थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर है ना, ये खाली सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड में ही अप्लाई करता है। थर्ड पीरियड, सेकेंड पीरियड, फोर्थ पीरियड में ही क्या होता है, अप्लाई करता है। सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड में ही क्या होता है, अप्लाई होता है ये वाला थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर। इसमें पहला फैक्टर क्या होता है, पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर इसका पहला फैक्टर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे पेनिट्रेटिंग पावर, हम पहले ही बताया था एस का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है पी से, पी का ज्यादा होता है डी से, एफ का ज्यादा होता है, एफ का कम होता है, सॉरी। एस क्या होता है, न्यूक्लियस के ज्यादा बगल में होता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है, यही होता है ना। तो एस ज्यादा अच्छा पेनिट्रेट करेगा, न्यूक्लियस के बगल में जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फिर पी आएगा, फिर डी आएगा, और डी और एफ तो उतना अच्छा नहीं कर पाते क्योंकि बहुत दूर होते हैं न्यूक्लियस से। यही स्लेटर रूल फेल हो गया था। स्लेटर ये क्या बोला था कि ये दोनों का सेम पेनिट्रेशन पावर होता है, सील्डिंग भी सेम लगता है, जबकि रियलिटी में ऐसा होता ही नहीं है, ये ज्यादा करता है उसके बाद ये करता है, और डी और एफ तो बहुत पुअर होते हैं, वो लोग तो उतना कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो पेनिट्रेशन पावर ये होता है, लेकिन ये किसमें लगेगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ फैक्टर में, ठीक है। हाँ, अमॉन्ग एडजेसेंट एलिमेंट बोल सकते हो, लेकिन उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा, उसके लिए तो मेरे को लिखना पड़ेगा, जैसे, हाँ ठीक है, चलो यहाँ लिख देता हूँ, अमॉन्ग, समझा दे रहा हूँ, अमॉन्ग एडजेसेंट, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, अमॉन्ग एडजेसेंट एटम, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये पेनिट्रेशन पावर सब में नहीं लगेगा, एडजेसेंट एटम में। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, बगल बगल वाले। जैसे देखो, एक H2 देता हूँ और एक P1 देता हूँ, H2 के बाद कौन सा आता है, P1 ही आता है, P1 सबसे पी भरता है ना। S के बाद क्या होता है, 1s2 2s2 2p1, है ना। 2s2 के बाद क्या आता है, लो यहाँ 2 ले रहे हो, 2s2 के बाद क्या आता है, 2p1 आता है। S के बाद तो P में ही भर्ती करते हैं, तो ये बगल बगल वाले हुए कि नहीं। अब बताओ इसमें किसका ज्यादा अच्छा होगा, ये S है, इसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा अच्छा होगा कि P का ज्यादा होगा, S का होगा, तो ऑब्वियस का बात है आयोनाइजेशन एनर्जी भी इसका ज्यादा होगा। मतलब तुमको इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। इसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे ये इजेक्ट कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा, ठीक है। तो इसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा। और दूसरा बात, ये क्या है, कंप्लीटली फुलफिल्ड है। एस में क्या होते हैं, दो के दो भर्ती, और इसमें पी में कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, इसमें एक ही भर्ती है, तो ये रिमूव कर देगा, इसको फर्क नहीं पड़ेगा। पर इसको फर्क पड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है, ऊपर से ये एस है, क्या है, न्यूक्लियस के बगल में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है अमॉन्ग एडजेसेंट एटम। अब तुम सोच रहे हो कि तुम 2s2 को 2p से कंपेयर करोगे, ऐसा नहीं होता है, ये एडजेसेंट नहीं हुआ, ये इसके बगल के बगल वाला हुआ, तो इसको एडजेसेंट नहीं बोलेंगे। हम लोग को एडजेसेंट एटम के बीच में कंपेयर करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक को यहाँ ले लिया और एक वाला यहाँ वाला को कंपेयर कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। ये ए हुआ, अभी कहाँ लिखूं, यहाँ लिख दूं, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। बी नंबर क्या हुआ, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बोल दो। देखो, ऐसे तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, अच्छा खासा स्टेबल होता है। जैसे अगर मैं P3 का बात करूं, ये हाफ फील्ड हुआ, क्वांटम नंबर में बताया हूं, हाँ, ये हाफ फील्ड हुआ, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बहुत जन बोलते हैं सिमेट्री सेम रहता है, हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो उन लोग का सिमेट्री सेम होता है, पर वो रीजन नहीं है। और इसी की जगह मैं ले लूं S2P6, कोई नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूं, तो ये भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, देखो, स्टेबल रहते हैं। ये कंप्लीटली फुलफिल्ड है, ये तुम्हारा हाफ फिल्ड है।
हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड बहुत ज्यादा स्टेबल रहता है, उसमें भी कंप्लीटली फुलफिल्ड ज्यादा स्टेबल रहता है। कंप्लीटली फुलफिल्ड को पहला प्रेफरेंस देते हैं, नोबल गैसेस को पहला प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद हाफ फिल्ड को देते हैं, उसके बाद वगैरह वगैरह चलता रहता है। तो अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करूं तो किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियस का बात है, नोबल गैस वालों का ज्यादा होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो बहुत ही टफ होता है। फिर हाफ फील्ड आता है, ठीक है। इसका और भी रीजन है, बताऊंगा। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं, ये तो समझ में आ गया होगा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका दोगे? नोबल गैस। अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी का बात करूं, सबसे ज्यादा टफ किस क्या होगा निकालने में? नोबल गैस। उसके बाद तुम बात करोगे फुलफिल्ड, उसके बाद हाफ फिल्ड, ये याद रखना। तो नोबल गैस वाला तो बहुत हाई होता है। अब जैसे मैं एक दे दिया P3 और P4 दे देता हूं, चलो बताओ किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा? सोचो, ये हाफ फिल्ड है, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड है, ये 1 2 3 इसका बनाओ, ये इनकम्प्लीटली फुलफिल्ड है, ये आराम से इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा? ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बहुत टफ होगा। बहुत जन बोलता है इसका सिमेट्री होता है, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तो सिमेट्री हो जाता है, पर वो रीजन नहीं होता। इसका मैं रीजन बताता हूँ क्या होता है, पर उसके पहले मेरे को ये वाला मिटाना पड़ेगा। कॉपी कर लो। देखो, कॉन्सेप्ट सीखो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला बात, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जैसे नीचे की तरफ जाएगा ना, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाता है, क्या होता है? डिक्रीज होता है इन लोग का स्टेबिलिटी। इन लोग का स्टेबिलिटी क्या होता है? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्या होता है देखो, समझ लो सेकंड पीरियड में या थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड या फिफ्थ पीरियड ऐसे करके जाता है ना, तो सेकंड पीरियड में जैसे एक सेल इधर है तो एक सेल इधर कहीं होगा, अच्छा खासा डिफरेंस रहता है इन लोग में, जो एनर्जी होता है ना, अच्छा खासा डिफरेंस रहता है। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जा पाएगा, या यहाँ का इलेक्ट्रॉन इस सेल में, सब सेल में आ पाएगा? नहीं आ पाता। समझ लो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, क्या यहाँ का यहाँ जा पाएगा? अब इसको यहाँ पे जंप करने जा पाएगा? जा पाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल से जा पाएगा। अब उसके ठीक नहीं, ये 2 का था, थर्ड पीरियड में आ जाते हैं। चलो इसमें देखो सब सेल थोड़ा सा बगल में आ गया, लेकिन अभी भी तो अच्छा खासा दूर है, अभी भी जंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। फोर्थ में आ जाओ, ये और थोड़ा बगल में आ गया, जाने के चांसेस है, जाने के चांसेस है, लेकिन अभी भी गैप है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिफ्थ में आ जाओ, अब देखो एकदम बगल बगल में आ जाते हैं। अब तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से इधर जंप करके जा सकता है और इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ सकता है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं? अपना सबसेल चेंज कर सकते हैं। इन तीनों में हो सक रहा था, नहीं हो रहा था। इसमें होने का चांसेस है, लेकिन फिर भी गैप ज्यादा ही है। इसमें एकदम बगल बगल में है, तो ये लोग क्या करते हैं? हाफ फील्ड को नहीं देखते, फुल फील्ड को नहीं देखते। ये लोग सबसे पहला प्रायोरिटी किसको देखते हैं? सबसेल को। अगर बगल बगल में है, एनर्जी गैप कम है, तो आराम से जंप करके इधर चल जाएंगे और ये आराम से जंप करके इधर आ सकते हैं। ये लोग चेंज करते रहते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जैसे जैसे, इसीलिए बोलता हूँ जैसे जैसे, क्यों बोलता हूँ कि जैसे जैसे एन बढ़ता है, एन जैसे जैसे इंक्रीज होता है, ये मिटा रहा हूं। हाँ, जैसे जैसे एन बढ़ता है, मतलब एन मतलब क्या हो गया? सेल बढ़ता है। सबसेल, ये जो सबसेल होते हैं एस पी पी डी एफ, सबसेल जो होते हैं, सबसेल का जो एनर्जी गैप होता है, सबसेल एनर्जी गैप डिक्रीजेस, कम होता है। ये डिक्रीज का साइन है, ऊपर जाने का मतलब इंक्रीज हुआ। एंड सबसेल का एनर्जी गैप क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो जो हाफ फिल्ड होगा, हाफ एंड फुलफिल्ड होगा, हाफ एंड फुलफिल्ड स्टेबिलिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लोग जंप करके दूसरा सबसेल में जाने लगते हैं। इन लोग का पहला प्रायोरिटी होता है जंप करके दूसरा सबसेल में जाना। तो इन लोग का हाफ फील्ड और फुल फील्ड का स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, नीचे की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो P3 और P4 में क्या होगा वो बात समझाते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री फैक्टर मत बोलना, इसमें एक्सचेंज एनर्जी वाला फैक्टर लगता है, जो क्वांटम नंबर में बताया था ना, एक्सचेंज एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी, वो वाला फैक्टर लगेगा। पर इसमें मेरे को ये समझाना था कि क्या होता है नीचे की तरफ हाफ फील्ड और फुल फील्ड सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड में क्यों एप्लीकेबल होता है, फिफ्थ सिक्स में क्यों नहीं होते? क्योंकि डिक्रीज करता है वो लोग का स्टेबिलिटी। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर में भी बोला एडजेसेंट होने चाहिए। ठीक है, ये वाला अब इसमें बताना है ना मेरे को, P3 और P4 में, ये वाला क्वेश्चन पूछा था तुम लोग से, P3 और P4 में क्यों P3 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू P4, है ना। एक्सचेंज एनर्जी निकालो, कितना हुआ? 1 2 3, कितना एक्सचेंज एनर्जी दिखा? 3। इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 एनर्जी है। दोनों के एक्सचेंजेस सेम है। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितना है दोनों का? 3। जिसको एक्सचेंज एनर्जी वाला फैक्टर नहीं पता वो क्वांटम नंबर देख ले। नंबर ऑफ एक्सचेंजेस कितना है? 3। एक्सचेंज एनर्जी मतलब रिलीज एनर्जी,
कौन कितना एनर्जी को रिलीज करता है, और एनर्जी जितना रिलीज होता है, जितना एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ लिख रहा हूं, एनर्जी जितना रिलीज होगा, ये रिलीज होगा उतना ज्यादा वो स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। याद रखना, एनर्जी कम हो गया सिस्टम से तो स्टेबिलिटी उसका बढ़ गया, वही चीज है, एनर्जी जितना रिलीज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होता है। तो दोनों में से तो सेम एनर्जी रिलीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक देखो पेयरिंग एनर्जी भी आ गया। क्या आ गया? पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। पेयरिंग एनर्जी क्या बताया था? एनर्जी एब्जॉर्ब, मतलब सिस्टम को हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है। अब मैं समझाता हूँ, इन दोनों को कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, पहले ये नोट डाउन कर लो। तो इसमें पेयरिंग एनर्जी आने से इसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों हो गया बताता हूँ। चलो देखो, अब समझ लो, मेरे को एक बात बोलो, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, चलो ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ये लोग अपने लाइफ में स्टेबल है, ये लोग को कुछ नहीं चाहिए, पैसा पैसा सब कुछ है ये लोग के पास, सबसे ज्यादा स्टेबल है ये लोग अपने लाइफ में। तो ये लोग किसी के साथ पेयरिंग करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। और ये लोग अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ना भी नहीं चाहेंगे, क्यों? अपने आप को P3 से P2 करें, सीधा सा बात है। अब ये देखो, ये है P4, ये इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होते हैं। एक नेगेटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज, दोनों एक साथ रह सकते हैं? एक नेगेटिव चार्ज, वही है ना, एक महल में 2 तलवार नहीं रह सकती, वही बात है। दोनों एक साथ रह सकते एक दूसरे के साथ? नहीं रह सकते दोनों एक दूसरे के साथ। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, है ना। लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे? एनर्जी देंगे, हम लोग इसको एनर्जी देंगे। मतलब समझ लो, ये 2 प्यार करने वाले, ये प्यार एक दूसरे को नहीं करते, ये इसके साथ नहीं रहना चाहता और ये इसके साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको पैसा देंगे, मनी देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तब जाके इन लोग को एक साथ रख के रखेंगे, ठीक है। तब जाके ये लोग रह लेगा। किस टर्म पे रह लेगा? मनी फैक्टर, जैसे इन लोग को पैसा मिलता रहेगा ये लोग एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेगा, हालांकि नहीं करना चाहते, ठीक है। लेकिन जिस दिन हम लोग ये मनी फैक्टर हटा दिए, पैसा देना बंद कर दिए, जिस दिन हम लोग ये पैसा देना बंद कर दिए, क्या ये लोग एक दूसरे के साथ रहेगा? नहीं, सबसे पहले यही भागेगा, ये तो नहीं जाएगा, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, इसको कोई मतलब ही नहीं है, ये सबसे पहले भागेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से इजेक्ट कर देगा, मतलब इसको कम थोड़ा सा भी एनर्जी हम लोग सप्लाई कर दिए या थोड़ा सा भी आजादी दे दिए, जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी, तो ये सबसे पहले भागेगा। वही वाला कहानी है, ये सबसे पहले भागेगा। तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ये तो भागेगा ही नहीं। तो इसको हम लोग को बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, बहुत पैसा पैसा खिलाना पड़ेगा, तब जाके ये मानेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इसका बढ़ जाता है और इसका कम हो जाता है, वही वाला रीजन है। यहाँ पे कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहना नहीं चाहते, बहुत एनर्जी देंगे उसमें, तभी जाके वो दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेंगे और रहेंगे। इसी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, जिसमें एनर्जी यही होता है तुम्हारा पेयरिंग एनर्जी, जिसमें एनर्जी हम लोग सिस्टम को देते हैं तब जाके वो पेयर करता है, पेयरिंग करता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ पेयरिंग करता है। तो एनर्जी देना पड़ा है ना, तो एनर्जी जब हम लोग देते हैं तो स्टेबिलिटी कैसे होगा? नहीं होगा। एनर्जी इंक्रीज कर जाने का मतलब क्या? अनस्टेबल या अनस्टेबिलिटी आ जाता है। वही रीजन है कि P3 और P4 में क्या होता है, खाली सिमेट्रिकल फैक्टर बात नहीं है, सिमेट्री फैक्टर है ठीक है, लेकिन एक्चुअल रीजन ये होता है पेयरिंग एनर्जी और एक्सचेंजेस एनर्जी, और ये तुमको क्वांटम नंबर में मिल जाएगा, देख लेना, ठीक है। अब आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आज यहीं तक रखते हैं।